जय हिंद सभी को। 7 क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 15 पढ़ने वाले हैं। टोटल हमने 14 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 15 करने वाले हैं। जिन्होंने पहली वाली वीडियोस नहीं देखी वो जाकर जरूर देखें। अगर आप लोग को सच में वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दें आप लोग, ठीक है। चलिए तो आज के चैप्टर के अंदर टोटल जो है, यानी कि चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था और धर्म। यानी अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, राज्य व्यवस्था क्या है और धर्म से क्या समझना हमें इसमें, वो सारी चीज़ पढ़ेंगे। इस चैप्टर से टोटल 13 क्वेश्चन निकले हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। और चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन करते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन बनेगा वो क्या है, मानव समाज का निर्माण किससे हुआ है। यानी मानव समाज का निर्माण जो है ना किस चीज़ से हुआ है, कैसे मानव समाज आगे बढ़ा, कैसे कैसे जो है आज लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं ना। मानव समाज मानव समाज का निर्माण किस चीज़ से हुआ है, तो आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से है। तो मानव समाज का निर्माण किससे हुआ है, तो मानव समाज का निर्माण संस्थाओं से हुआ है। क्योंकि हम इस चैप्टर के अंदर ना संस्थाओं के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। संस्था मतलब क्या हो गई, एक इंस्टीट्यूशन हो गया, एक तरीके से बोल सकते हैं जहां पर किसी चीज का निर्माण किया जाता हो विशेष तौर पर ध्यान रखने के लिए। आगे बात समझ में, ये चीज हमें याद रखनी है। तो मानव समाज का निर्माण क्या हुआ है, संस्थाओं से हुआ है। संस्थाएं मतलब कि जहां जैसे लोगों का एक जमावड़ा है, कोई नियम कायदे कानून बनाए गए हैं, तो इससे धीरे धीरे मानव समाज का निर्माण हुआ है, ठीक है ना। चलिए आंसर में जाइए। तो इस चैप्टर के अंदर हमें यही सारी चीजें पढ़नी है कि मानव समाज, ये तो देखिए एक दो सिर्फ छोटे क्वेश्चन है, बाकी सारे बड़े क्वेश्चन है इसके अंदर, ठीक है। तो कैसे कैसे मानव समाज आगे बढ़ा, क्या चीजें हुई, वो सारी चीजें हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है। तो ये जान लिया हमने। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है 4 आधारभूत या बुनियादी संरचनाएं कौन सी हैं जिससे समाज का निर्माण होता है। आ रही बात समझ में। तो 4 आधारभूत जो है या बुनियादी संरचना यानी बेसिक क्या है एक मानव समाज को आगे बढ़ने के लिए। तो देखिए 4 आधारभूत या बुनियादी संस्थाएं हैं। नातेदारी यानी नातेदारी लोगों का समूह, पिछले चैप्टरों में मैंने नातेदारी के बारे में पढ़ाया था आपको। उसके बाद अर्थव्यवस्था, फिर राजनीतिक व्यवस्था और धर्म, यानी कि राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और धर्म, इनसे भी जो है समाज का निर्माण होता है। तो ये कुछ संस्थाएं हैं जिससे क्या होता है, राज्य में समाज का निर्माण या समाज का निर्माण जो है इन चीज़ों से हो जाता है। कोई दिक्कत, ये चीज़ याद रखिए। चलिए जाइए आंसर महाराज। तो अब हम पढ़ेंगे बड़े बड़े क्वेश्चन, थोड़े से बड़े बड़े क्वेश्चन अब आने वाले हैं, वो ध्यान से आप लोग सुनिएगा। जो इजी है वो मतलब आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा, जो थोड़ा टफ होता है ना उसको थोड़ा समझाने में टाइम भी लगता है, इसलिए आप लोग सुना करें पूरा, ठीक है ना। देखिए उसके बाद आता है क्या धर्म सार्वभौमिक है। अब देखिए यहाँ कुछ अनोखी बातें बोली गई हैं। मैं यहाँ देखिए कुछ ऐसी बात नहीं बोल रहा जो किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए हो, लेकिन कुछ बातें ऐसी होंगी जो थोड़ा सा ना अटपटी बातें हैं, लेकिन अब लिखी गई हैं, किताबों से ली गई हैं, तो सारी बातें बोली जाएंगी और जरूरी भी हैं सारी बातें। जरा ध्यान सुनिएगा आप लोग क्या क्या बोला गया है, देखिए जरा ध्यान से। तो क्या धर्म सार्वभौमिक है, तो क्या बोला जा रहा है, मतलब धर्म का मतलब क्या है कि सब तक फैला हुआ है, सब कुछ धर्म से ही है। तो ये चीज़ें देखिए, धर्म की सार्वभौमिकता के संदर्भ में अनेक तर्क दिए जाते हैं। कुछ विचारकों का कहना है कि धर्म का प्रचलन इसलिए रहा है कि जनसाधारण अधिकतर अज्ञानी है। यानी कि ये बोला जा रहा है इसमें किताब के अंदर कि जो धर्म आज तक इतना आगे क्यों बढ़ा है, क्योंकि लोग अज्ञानी थे, पहले लोगों के अंदर ज्ञान नहीं था पहले, तो उनका मानसिक मस्तिष्क जो है ना बंधा हुआ था, किसी ना किसी चीज़ में जकड़ा हुआ था। पहले क्या था, जब हम 11वीं क्लास में रेगुलर जो CBSE वाली किताब है उसमें पढ़ते हैं कि चर्च ने लोगों की सोच को जकड़ रखा था। चर्च ने कैसे, कि सिंपल सी बात है, यहाँ लोग भगवान की इबादत, भगवान की पूजा पाठ सब कुछ करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लूटा जाता है ना एक्स्ट्रा लोगों से, वो चीज़ गलत होती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखिएगा। जब विज्ञान मनुष्य के मस्तिष्क को परेशान करने वाले प्रश्नों का उत्तर दे देगा तब धर्म का प्रभाव कम हो जाएगा। यानी कि इसमें ये बोला जा रहा है कि जब एक टाइम पे साइंस जो है, विज्ञान जो है, जब लोगों का जो दिमाग जिन चीज़ों में बंद गया है ना उसका आंसर जब विज्ञान दे देगा तो लोग धर्म से थोड़ा थोड़ा अलग भी होने लग जाएंगे। आगे बात समझ में, ये चीज़ है। उसके बाद है आदिम समाज में धर्म था। इस प्रकार की स्थिति में आधुनिक समाज बिना धर्म के भी चल सकता है। पुराने टाइम पे सारी चीज़ें धर्म से ही रिलेट थी, लेकिन आज आधुनिक टाइम पे धर्म के बिना भी लोग क्या कर सकते हैं, जी सकते हैं, रह सकते हैं। तो उसके बाद बोल रहे हैं मार्क्सवादी विचारकों के अनुसार जब समाज में वर्गों के बिना अर्थात धनवान व गरीब के अंतर को समाप्त करके और बिना
धर्म के रह सकता है तब धर्म का कोई अस्तित्व नहीं है। यानी बोल रहे हैं कि भाई अगर व्यक्ति बिना धर्म के रह सकता है तो वो तो मतलब रह सकता है, वो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। इसीलिए बोला जा रहा है जब समाज के अंदर जात इन सब के नाम पे भेदभाव, उच्च नीच, अमीर गरीब, इन सब के नाम पर जब भेदभाव हो रहा है तो व्यक्ति रह जा रहा है, तो धर्म के बिना भी रह सकता है, ऐसा मार्क्सवादी में बोला जा रहा है। उसके बाद है वर्तमान में धर्म को सार्वभौमिक मानने वाले सिद्धांतों को अस्वीकार कर दिया गया है। यानी कि धर्म को सार्वभौमिक नहीं माना जा रहा है। हर चीज़ धर्म से ही रिलेट नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें क्या हैं आप अलग हट के भी सोचते हैं, ठीक है, ये चीज़ें हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग नास्तिक बन जाएं, नहीं, हमें पूजा पाठ, अच्छी चीज़ें, ये सब चीज़ें करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि सिंपल सी बात है, जब हम इन चीज़ों में मन लगाते हैं ना तो हमारा माइंड, दिमाग जो है ना शांत रहता है, ठीक है। ईश्वर में मन लगाने का मतलब क्या है? दिमाग शांत रहता है, आप आलतू फालतू चीज़ें नहीं करते। तो धर्म एक चीज़ अच्छा कर रहा है कि भाई कम से कम आपको बुराइयों तक तो नहीं ले जाने दे रहा, जो बुरी चीज़ें उनसे दूर तो कर रहा है आपको। तो धर्म मेरे ख्याल से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो धर्म सही है। लेकिन जो धर्म के अंदर होने वाली जो भेदभाव है ना, जात पात, इन सब के ना, जात पात ना मानो आप, लेकिन धर्म का पालन जरूर करें आप, ठीक है ना, ये चीज़ हो। तो चाहे वह समाज आदिम हो या आधुनिक, प्रत्येक समाज में धर्म का संबंध ऐसे लोगों के संबंधों से है जो उनसे ऊंचे हैं। यानी समाज के अंदर क्या है, ऐसे बहुत सारे लोग भी होते हैं जो धर्म से ऊंचे माने जाते हैं, ठीक है। जैसे विज्ञान है, तो विज्ञान क्या करता है? एक प्रैक्टिकल सोचता है विज्ञान। आगे बात सुनो, विज्ञान क्या सोचता है? प्रैक्टिकल सोचता है। तो इसमें यही बात बोली गई, धर्म जो है ना सार्वभौमिक नहीं है, हर चीज़ धर्म से ही नहीं हो जाती है, ठीक है ना। तो ये विज्ञान कहता है। लेकिन अगर हम थोड़ा अलग हट के देखें तो धर्म भी बहुत कुछ है ना, पूजा पाठ, धर्म, ये सब करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? इसके पीछे एक रीज़न है। अब एक देखिए, हमारे पूरी दुनिया के अंदर मांसाहार बढ़ता जा रहा है, ये सारी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, आगे बात समझ में। लेकिन अब क्या करना है, अगर आप इन चीज़ों से हटते हो तो आपका माइंड भी शांत रहेगा, दिमाग भी अच्छा रहेगा, गलत चीज़ों से आप दूर रहेंगे। अगर अपने भगवान की पूजा पाठ करते हैं आप अच्छे से, तो गलत चीज़ों की तरफ आप कम जाएंगे। तो ये तो हमारे लिए अच्छा हो गया ना। जब कोई चीज़ आपको अच्छी तरफ ले जा रही है तो वो चीज़ आपके लिए अच्छी है ना, क्यों उस चीज़ की बुराई करना। तो ये सिंपल सी बात है। तो यहाँ बोला गया क्या धर्म सार्वभौमिक है, तो इस नज़रिए से बोला जाता है तो धर्म सार्वभौमिक नहीं है। यानी कि चलिए आंसर हमारा चाहिए, तो ये नहीं कि भाई सब चीज़ धर्म से ही हो, ऐसा नहीं है इसके हिसाब से, ठीक है। तो ये चीज़ बोला जाता है। सरल तथा जटिल समाजों की आर्थिक व्यवस्था के 3 अंतर स्पष्ट करें। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे बड़ा क्वेश्चन बना हुआ था लेकिन मैं हाँ देखिए, तो लेकिन मैं यहाँ पे आप लोग को समझा दे रहा हूँ कि सरल तथा जटिल समाजों में आर्थिक व्यवस्था के 3 अंतर स्पष्ट करें। तो 3 अंतर क्या स्पष्ट करना है सरल तथा जटिल समाज में? एक होता है सरल समाज जिसमें सारी चीज़ें अच्छे से चल रही होती है। एक जटिल समाज थोड़ा सा जिसमें प्रथाएं ऐसी चीज़ें भरी होती हैं, उसको जटिल समाज कहा जाता है, ठीक है। देखिए जरा आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से बनेगा, देखिए जरा। तो सरल तथा जटिल समाजों की आर्थिक व्यवस्था में अंतर निम्न प्रकार है। आर्थिक व्यवस्था कैसे, थोड़ा पैसे में देखा जाता है। सरल समाजों में अर्थव्यवस्था की प्रकृति निर्वाह मूलक होती है, अर्थात उत्पादन मुख्यतः उपभोग के लिए होता है। यानी सरल समाजों में उत्पादन किसके लिए होता है? उपभोग के लिए। आप उसको उपभोग करने के लिए ही बना रहे हैं, यह बाजार के लिए नहीं होता। देखिए सरल समाजों में सामान कच्चा माल है, उससे सामान तैयार करके अपने ही यूज़ कर ले रहे हैं, लेकिन बाजार में बेचने के लिए नहीं। लेकिन जटिल समाज में उत्पादन किया जाता है किस लिए? बाजार में बेचने के लिए। आगे बात सुनिए, ये बेसिक अंतर है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ना ही यह व्यावसायिक हित के लिए होता है, जटिल समाज में उत्पादन बाजार के लिए किया जाता है। जटिल समाज में उत्पादन जो है बाजार के लिए किया जाता है, लेकिन सरल समाज में उत्पादन यानी जो कुछ भी उगाया जा रहा है या कुछ भी किया जा रहा है तो अपने यूज़ के लिए करते हैं, ना कि बेचने के लिए, ठीक है ना, ये चीज़। उसके बाद है सरल समाज में परिवार ही उत्पादन एवं उपभोग दोनों की इकाई होता है, ठीक है। ये चीज़ हमें याद रखना है। क्या बोला जा रहा है कि सरल समाज में परिवार ही उत्पादन एवं उपभोग दोनों की इकाई होता है। उत्पादन करने वाला ही परिवार हुआ, उपभोग करने वाला ही परिवार हुआ। तो ये चीज़ें हमें यहाँ बतानी है, ठीक है ना। देखिए जटिल समाज में परिवार उपभोग की इकाई होता है, उत्पादन की नहीं। जटिल समाजों में क्या होता है? उत्पादन नहीं करता परिवार, लेकिन सिर्फ उपभोग करता है, जैसे शहरों में होता है। लेकिन ग्रामीण में क्या था पहले, ग्रामीण क्षेत्रों में पहले क्या था, अभी बहुत सारी जगहों पर देखा जाता है कि जो परिवार उत्पादन कर रहा है वही उपभोग भी कर रहा है। जैसे हमारे यहाँ चावल गेहूँ सब उगाया जाता है ना, तो हम क्या करते हैं उसका उपभोग भी खुद ही कर लेते हैं, और ज़्यादा होता है तो बेच भी देते हैं। दोनों चीज़ें मिक्स कर दी हैं। उसके बाद है सरल समाज में परिवार उत्पादन एवं उपभोग दोनों की ही इकाई होता है, एवं परिवार
के सदस्य पारिवारिक खेत में सामूहिक रूप से उन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जो उनके अस्तित्व के लिए आवश्यक है। जटिल समाज में उत्पादन व वितरण की प्रक्रियाएं बाजार में केंद्रित होती हैं। जटिल समाज में क्या होता है, जैसे उससे पहले हमने सरल समाज में देखा कि उत्पादन भी खुद ही कर रहे हैं, उपभोग भी खुद ही कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जटिल समाज में क्या है, उत्पादन तो हो ही रहा है लेकिन उसका उपभोग दूसरे कर रहे हैं, यानी बाजारों में बेचने के लिए, विनिमय के लिए, लेन देन के लिए किया जा रहा है उत्पादन, ठीक है। लेकिन सरल समाजों में उत्पादन उपभोग के लिए किया जा रहा है। आगे बात समझ में, ये कुछ अंतर था बेसिक सरल समाज और जो है जटिल समाज में मैंने अंतर बता दिया। चलिए आंसर में जाइए यहाँ से, ये चीज़ आप लोग को बढ़िया तरीके से याद रख लेनी, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है विनिमय की 3 प्रणालियाँ बताएं। विनिमय मतलब क्या होता है, देखिए विनिमय मतलब होता है लेन देन। तो विनिमय की 3 प्रणालियाँ बतानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान सुनिए, 5वां आंसर है, ठीक है। देखिए जरा ध्यान से। तो विनिमय एक होता है पारस्परिकता, आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से है। तो समाज में समान स्थिति रखने वाले 2 व्यक्तियों के मध्य होने वाले विनिमय को पारस्परिकता कहते हैं। यानी कि देखिए लेन देन की बात हो रही है, विनिमय की बात हो रही है। लेन देन मतलब क्या होता है, विनिमय। तो यहाँ पे क्या है, जैसे पारस्परिकता, पुराने टाइम पे क्या होता था, ले बेच का काम, जैसे क्या चलता था कि आपने कोई वस्तु दी और उससे कोई वस्तु ले ली। वस्तु विनिमय प्रणाली आपको याद होगा, बचपन में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ का वस्तु खा को देगा, जैसे का कोई व्यक्ति है, खा को देगा, वही वस्तु खा को का को देगा, तो तुरंत या कुछ समय बाद ही दी जाएगी। तो पारस्परिकता में क्या होता है, वस्तु विनिमय प्रणाली चलती है। आगे बात समझ में, पहले ये चलता था। उसके बाद क्या हुआ कि पुनर्वितरण आ रहा है। पुनर्वितरण में क्या है कि पुनर्वितरण में एक व्यक्ति अपने से ऊपर की स्थिति वाले किसी व्यक्ति को एक उपहार देता है। जैसे पुनर्वितरण आज के टाइम पे मैं अगर एग्जांपल दूं, शादी ब्याह में होता है, आपके रिश्तेदारों में किसी ने, जैसे आपके घर में शादी है किसी लड़की की, आपके रिश्तेदारों में से किसी ने उसको फ्रिज दिया, तो आपको भी उसकी लड़की की शादी में बाद में जाकर फ्रिज ही देना पड़ेगा या इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो पुनर्वितरण होता है। तो जैसे और फिर जो है उपहार आगे किसी समय में उसे वापस मिलता है, परंतु उपहार को वापस करने का तरीका हर समाज में भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। जैसे अब मान के चलिए हर समाज में अलग अलग है, किसी की लड़की की शादी है तो उसके पास इतना बजट तो है नहीं कि वो अपने तरफ से कुछ मतलब सारा कुछ कर ले, नहीं, परिवार वाले जो घर वाले हैं या जो नातेदारी में हैं वो कुछ ना कुछ अपनी तरफ से दे देते हैं और फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई उनकी भी लड़की की ये शादी होगी, कुछ ऐसा होगा तो वो भी कुछ ना कुछ उनको दें। इससे क्या होता है, दोनों तरफ जो है मिल बांट के काम चल जाता है। आगे बात समझ में, ये चीज़ हमें याद रखना है, कोई दिक्कत, ठीक है। देखिए तो इसके बाद आता है बाजार। फिर बाजार में भी विनिमय होता है, इसमें भी लेन देन है। तो बाजार विनिमय का तीसरा प्रकार है। बाजार के निम्न 2 पक्ष हैं। जैसे पहले में बाजार से तात्पर्य एक ऐसा भौतिक स्थान जहां लोग विनिमय खरीदने या बेचने के लिए इकट्ठे होते हैं, इसे बाजार स्थल कहा जाता है। जैसे नॉर्मल हमारे मार्केट में होता है, खरीदने और बेचने के लिए, हम खरीदने वाले, सामने वाले बेचने वाले। दूसरा एक बोल रखा है, दूसरे में बाजार में उपलब्ध वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य निर्धारण मांग तथा आपूर्ति के शक्तियों द्वारा होता है। यह सिद्धांत बाजार सिद्धांत है। सिंपल सी बात है, देखिए क्या बोला जा रहा है, मूल्य निर्धारण मांग की आपूर्ति की शक्तियों को देखकर, यानी कि डिमांड को देखकर सप्लाई करना। जैसे समझ में आ रही बात क्या कहना चाह रहा हूं, यहां देखा कि अरे भाई खरीदने वाले बहुत सारे हैं तो वहां उस चीज को देखकर मूल्य निर्धारण कर दिया। कोई चीज 50 रुपए की थी, खरीदने वाले हजारों आ गए, उसका रेट बढ़ा दिया। यही होता है जब किसी चीज की क्वांटिटी कम होती है, क्वांटिटी कम होती जा रही है, उसका रेट ऑटोमेटिक बढ़ा दिया। जैसे हमारे यहाँ अभी थोड़े टाइम पहले नींबू बहुत महंगा हो गया था, पूरे भारत में ही नींबू महंगा हो गया था, सिंपल सी बात है। तो नींबू की जब क्वांटिटी कम हो गई है तो उसके रेट बढ़ा देंगे। नींबू क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा उत्पादन हो गया किसी टाइम पे, उसकी क्वांटिटी जहाँ पहले 50 रुपए का सिर्फ 5 नींबू मिल रहा है, वहीं पे अब 50 रुपए में 1 किलो नींबू भी मिलने लग जाएगा जब क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी। आगे बस ये महंगाई और उसमें देखा जाता है, ये चीज़ें हैं। तो ये हमने जान लिया कुछ। तो हमने पहला पढ़ा था पारस्परिकता, पुनर्वितरण, फिर हमने बाजार में 2 प्रकार जान लिए हैं, ठीक है। आंसर हमारा जाइए यहाँ से, इस तरीके से आपको करना है, तब जाकर इजी लगेगा कुछ भी, ठीक है ना। देखिए जरा अब ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? आर्थिक संगठन के लक्षणों का वर्णन कीजिए। अब भाई ये अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, है ना। देखिए जरा ध्यान सुनिएगा। देखिए अर्थव्यवस्था का बोला जा रहा है, आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिए
क्या बोला गया है कि अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है, अर्थशास्त्र का संबंध वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन, विनिमय, वितरण एवं उपभोग से है। अर्थव्यवस्था के अंदर होता क्या है, लेना देना, ठीक है, विनिमय, उत्पादन और वितरण, उसको बांटना, उपभोग करना, और ठीक है, ये सारी चीज़ें अर्थव्यवस्था के अंदर आती हैं, इकोनॉमिक्स के अंदर आती हैं। ये सारी चीज़ें तो हम, जिन बच्चों पे इकोनॉमिक्स होती है वो यही सारी चीज़ें तो पढ़ते हैं, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई वगैरह ये सब। मनुष्य दूसरे पशुओं की तरह नहीं है जो प्रकृति के परजीवी होते हैं और इसके कच्चे माल का उपभोग करते हैं। मनुष्य क्या है, उससे सामान तैयार करके जो है पकाकर खाएगा, उसको कच्चा तो नहीं खा जाएगा। तो सिंपल सी बात है, मानव न केवल अपने जीवित रहने के लिए आवश्यक वस्तुओं को स्वयं बनाते हैं बल्कि वे प्रकृति के कच्चे उत्पादों को पकाकर रूपांतरित भी करते हैं। यानी कि हम जैसे गेहूं है, अब गेहूं को अच्छा तो नहीं खा सकते, उससे आटा बनेगा, फिर आटे से रोटी बनेगी, फिर वो खाएंगे हम लोग। आगे बात समझ में, ये चीज़ याद रखें। वे कच्चे उत्पाद को पके हुए माल में रूपांतरित करते हैं। मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि वह कच्ची उपज पकाता है। आग उत्पन्न करना तथा आग द्वारा और कार्यों को करना मनुष्य जाति का विशेष लक्षण है। यानी कि आग उत्पन्न करता है वो, फिर आग द्वारा अन्य कार्यों को करता है, तो मनुष्य जाति का एक विशेष लक्षण है। तो हम सारी चीज़ें ना इन्हीं सारी चीज़ों से प्राप्त कर पाए हैं। तो मनुष्य क्या है, जानवरों की तरह तो नहीं होता, लेकिन हाँ, अगर आला घट के देखा जाए तो आज मनुष्य जो है ना, बहुत सारे लोग जानवरों से भी बदतर हो चुके हैं। आगे बात समझ में, जानवर तो चलो इंसान से भी अच्छा हो चुका है, इंसान से भी अच्छा होता है जानवर, बेमतलब का किसी को कुछ नहीं करता, लेकिन इंसान क्या करता है, आज लोगों को बर्बाद करता चला जा रहा है। जानवरों को बेमतलब का मारा, कितने ऐसे देश है भाई, क्या बोले, उनमें तो जिंदा जानवरों को ही खा जा रहे हैं। बट अजीब अजीब गंदी गंदी चीज़ें हो रही हैं। देखिए, अर्थव्यवस्था से संबंधित किसी भी प्रक्रिया को मनुष्य पृथक रूप से क्रियान्वित नहीं कर सकता। उत्पादन की व्यवस्था में व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के संपर्क में आता है, यानी कि एक व्यक्ति को अकेले नहीं कर पाएगा, वो बाकी व्यक्तियों के संपर्क में आता है। वस्तुओं का वितरण तथा विनिमय इस बात को मानकर चलता है कि मनुष्य के मध्य में परस्पर संबंध होते हैं। यानी देखिए, जब एक व्यक्ति को जरूरत पड़ेगी किसी चीज़ की, जब ही तो जाएगा खरीदने वो, और जब दूसरे व्यक्ति को जरूरत पड़ेगी तब वो आएगा। तो सबसे सबका काम चलता रहता है, कोई नहीं रुकता। इन संबंधों की प्रकृति से यह सुनिश्चित होता है कि वितरण तथा विनिमय में गुणवत्ता कैसी होगी और विनिमय वस्तुओं अथवा सेवाओं की गुणवत्ता कैसी होगी। इसमें यह भी देखा जाता है क्वालिटी कैसी होगी, क्योंकि हम कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं तो क्वालिटी भी तो चेक करते हैं। अब हम लोग आटा खाने गए, मतलब खाने क्या गए, आटा लेने गए दुकान पे, मान के चलिए आटा लेने गए। अब क्या हम बेकार क्वालिटी का आटा लेकर आ जाएंगे, मिलावट वाला कोई सामान लेकर आ जाएंगे? नहीं ना। तो हम अच्छी क्वालिटी भी देख कर लेते हैं। तो मानव संबंध तथा सामाजिक मूल्य भी उपभोग के प्रतिमानों का निर्धारण करते हैं। इस प्रकार अर्थव्यवस्था के समाजशास्त्रीय अध्ययन में हम उत्पादन, वितरण और विनिमय की व्यवस्था में बने सामाजिक संबंधों के संबंधित होते हैं। यानी कि हर कोई किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होता है। आगे बात समझ में, ये चीज हमें याद रखनी है। इस प्रकार स्पष्ट है कि आर्थिक व्यवस्था वह है जिसमें उत्पादन, वितरण, विनिमय व वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग जो है। यानी अर्थव्यवस्था क्या है, आर्थिक तौर पर अगर देखा जाए तो लेन देन, जैसे हर चीज का लेन देन वगैरह हम सब इसमें पढ़ते हैं। तो पहला आ रहा है धन। धन क्या है, तो धन आर्थिक व्यवस्था के बारे में सोचते समय हमारा विचार वस्तुओं, सेवाओं व धन से जुड़ी हुई संस्थाओं से होता है। यानी कि हम पहले तो ये देखते हैं भाई, किसी भी चीज़ को हम खरीद रहे हैं तो वहाँ पैसा कितना लगना है, पैसा कहाँ से आएगा, क्या चीज़ें होंगी। तो धन पे भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अमुद्रित समाज, दूसरा दे रखा है अमुद्रित समाज। इसका क्या मतलब है, कुछ समाज इस प्रकार के हैं जिनमें धन की कोई अवधारणा ही नहीं है। धन से हमारा तात्पर्य विनिमय की एक निश्चित इकाई मुद्रा से होता है, पैसे से होता है। इस मुद्रा में के माध्यम से हम किसी भी वस्तु या सेवा को खरीद सकते हैं। ऐसे समाज जो आदिवासी और कृषक होते हैं, जिनमें धन की अवधारणा नहीं होती, इन्हें अमुद्रित कहते हैं। देखिए, अमुद्रित मतलब क्या है, जिसमें पैसे का कोई लेन देन ना हो, लेकिन फिर भी वस्तुओं की लेन देन हो रही है। कैसे, तो वस्तु विनिमय प्रणाली से होती है। आगे बात समझ में, जैसे अब मान के चलिए किसी को चावल की जरूरत है, अब वो क्या करेगा, चावल की जरूरत है और कोई व्यक्ति जो है इसके पास चावल हो, ठीक है, और उसे गेहूं की जरूरत है, आपके पास गेहूं पड़ा हुआ है। मान के चलिए आपको चावल की जरूरत है और गेहूं आपके पास बहुत ज़्यादा है, तो आप ऐसे व्यक्ति को ढूंढेंगे जिसको जो है जिसके पास चावल होगा और वो गेहूं देना चाह रहा होगा। सिंपल सी बात है, गेहूं लेना चाह रहा होगा। तो आपको मार्केट में ढूंढना पड़ता है, तो इसमें थोड़ा समय लगता है, टाइम लगता है, वजन लेकर ढोना पड़ता है।
लेकिन आज के टाइम पे क्या है, पैसा है जेब में, जाके कुछ भी खरीद लिया। आगे बात समझ में, ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद है श्रम विभाजन। समाज चाहे मुद्रित हो या नहीं, सभी समाजों में कुछ नियम ये बताते हैं कि लोग किस प्रकार प्राकृतिक स्रोतों को काम में लेंगे और उनसे वस्तुओं का उत्पादन करेंगे। यानी सिंपल सी बात है, आज हम प्रकृति से ही तो जुड़े हुए हैं, उनसे सारा काम लेते हैं। तो लोगों के पास में स्रोतों को उत्पन्न करने और उन्हें बदलने की तकनीक का ज्ञान होता है। लोग वस्तुओं के वितरण और विनिमय को जानते हैं। आज लोग समझदार हो चुके हैं। आज जैसे कहीं पे वस्तु विनिमय चल रही है, उसको भी कॉपरेट कर लेते हैं। कहीं पर जो है पैसा देकर कोई काम करना है, वो भी कर लेते हैं। दोनों तरीके का हो जाता है। लोग यह भी जानते हैं कि देखिए आज के टाइम पे क्या है ना, अभी भी गांव में ऐसी बहुत जगह हैं जहां पर आइसक्रीम वाला आता है। हमारे टाइम पे तो होता था, आप लोग के टाइम पे पता नहीं आप लोग को याद है कि नहीं है। जो हम गाँव में आते थे, वो गेहूँ वगैरह देकर उनसे बर्फ़ खरीद लेते थे, आइसक्रीम खरीदते थे। आज भी कुछ ना कुछ चलता है ना, ऐसी चीज़ें। तो देखिए जरा, लोग अपनी योग्यता के अनुसार वस्तुओं का आवंटन करते हैं, जो योग्यता कुशल पुरुष और स्त्री आदि के अनुसार होता है। तो यही हमारे समाज का एक वो है कि बोला जा रहा है कि अर्थव्यवस्था से क्या आप समझते हैं, आर्थिक संगठन के लक्षणों का वर्णन करना। आर्थिक संगठन क्या है कि पैसे के तौर पे लेन देन का काम कैसे कैसे लोग जो है एक दूसरे के साथ करते रहते हैं। तो आदिवासी और कृषक समुदाय में श्रम की जटिलता और विभिन्नता के आधार पर सामान्य श्रम विभाजन होता है। इसका अर्थ यह है कि समाजों में विद्यमान विशिष्टीकरण थोड़ा और नाममात्र का है, और बड़े परंपरागत समाजों में 20 या 30 जो है दस्तकारी के उद्योग होते हैं। मतलब अलग अलग प्रकार के उद्योग मिल जाएंगे। विशिष्ट प्रकार के धंधों की संख्या अल्प होती है। इन धंधों में पुरोहित, सैनिक और लोक गायक होते हैं। मतलब यही सारी चीज़ें बोल रखी हैं। समाज के अंदर पैसा कमाने के लिए लोग क्या करते हैं, अलग अलग आज काम भी करने लगे हैं। जैसे अब कोई मान के चले कॉन्सर्ट कर रहा है, कोई गाना वगैरह गा रहा है, तो वो जाएगा कहीं और जाएगा, वहाँ गाना वाना गाया, उससे पैसे लेकर वापस आ गया। तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली थोड़ा मोड़ा हट के भी आप लोग को आंसर दिख ही रहा होगा। बस इजी है, आप लोग को बना बना के लिखना है। जो समझ जा रहे हो माइंड में रखो, बना बना के लिख दो। आगे बात समझ में, ये चीज़ आप लोग को याद रखनी है, ठीक है ना। देखिए, तो वही सारी चीज़ें दे रखी हैं इसके अंदर, क्या क्या चीज़ें हैं छोटी छोटी, ठीक है। अब आता है इसी के अंदर, चलिए आंसर महाराज कहाँ गए, जा चुके हैं तो देखिए अब आ रहा है इसमें कि नेक्स्ट है औद्योगिक अर्थव्यवस्था क्या है। औद्योगिक अर्थव्यवस्था क्या है, तो उद्योगों से जुड़ी हुई है। औद्योगिक अर्थव्यवस्था की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिए, औद्योगिक अर्थव्यवस्था देखिए। तो यहाँ पे बोल रखा है समाजशास्त्री एक औद्योगिक अर्थव्यवस्था को निम्न 3 भागों में विभक्त कर देते हैं। जैसे औद्योगिक अर्थव्यवस्था यानी उद्योग मतलब कंपनियां, फैक्ट्रियां, उनसे जुड़ी हुई अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था पर ये कैसे असर डालती है। तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक 3 भागों में इसको हम पढ़ेंगे। प्राथमिक में देखिए क्या आ रहा है। प्राथमिक जो है भाग के अंतर्गत अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक स्रोतों का संग्रह होता है। इसमें कृषि, खनन, वन और मछुआही सम्मिलित हैं। यानी कि जो प्राथमिक भाग के अंतर्गत अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक स्रोतों का संग्रहण होता है, जैसे कृषि। उद्योग कोई से भी चल रहे हों, उद्योग कोई से भी चल रहे हैं, लेकिन सबसे शुरुआत जो होती है ना, कहाँ से होती है, कृषि से, खनन से, जो खुदाई वगैरह करते हैं वो, वनों से, और मछुआही से, यानी जो इन सारी चीज़ों से, जो पानी वगैरह में मछलियाँ वगैरह ढूंढते हैं, मछुआरों से, इन सब से ही प्राथमिक उद्योग चलते हैं। प्राथमिक उद्योग होते हैं ये। उसके बाद आ रहा है द्वितीयक। द्वितीयक भाग में कच्चे माल को तैयार में परिवर्तन किया जाता है। द्वितीयक भाग मशीनरी और तकनीकी विकास के साथ अधिक विस्तृत होता है। पहले भाग में क्या था कि कोई कच्चा माल लेकर गया, फैक्ट्रियों तक पहुंचाया। अब दूसरा काम शुरू होगा। दूसरे वाले स्टेज पे क्या होगा कि उस कच्चे माल से बनाकर सामान तैयार किया जाएगा, ठीक है। ये तो दूसरे स्टेज पर। तीसरे स्टेज में क्या होगा, उसका उपभोग किया जाएगा। जरा देखो, तो तीसरे पे क्या है, तृतीयक भाग का संबंध सेवा उद्योग से है। इसके अंतर्गत अन्य धंधों से जुड़े धंधे आते हैं, जैसे चिकित्साई, अध्यापन और प्रबंधन तथा लिपिकीय। यानी तीसरे वाले में क्या है कि अब इसमें क्या है, कुछ अलग काम आते हैं, धंधे मतलब काम वाम कुछ आता है। जैसे तो चिकित्साई जैसे डॉक्टर वाले काम, टीचर वाले काम, प्रबंधन तथा लिपिकीय यानी पढ़ाने लिखनाने वाले काम। तो ऐसे भी कुछ काम धंधे इसमें बांटे गए हैं। तो ये सब चीज़ किस में जोड़ रखा है, औद्योगिक अर्थव्यवस्था में, यानी जो हमारे उद्योगों को आगे लेकर जाएंगे, ठीक है, मशीनीकरण को आगे लेकर जाएंगे। तो जिन समाजों में औद्योगिकरण का विस्तार अल्प होता है, यानी कम मात्रा में होता है, जिन समाजों में उद्योग
कम खुले होते हैं जिन समाजों में, तो उनकी अधिकांश जनसंख्या प्राथमिक भाग में पाई जाती है। यानी कौन कौन से लोग होंगे प्राथमिक भाग में? छोटे मोटे काम करने वाले जिसमें उद्योग कम होते हैं, तो कृषि, पशुपालन, खेतीबाड़ी, मछुआरी, ऐसे ऐसे कुछ लोग होते हैं। ये चीज हो गया। उसके बाद भारत में लगभग 3/4 कार्य शक्ति कृषि उत्पादन में लगी है। यानी ज्यादातर लोग 3/4 किस में लगे हुए हैं? कृषि उत्पादन में। तो कालांतर में औद्योगिकरण में वृद्धि होने के साथ साथ अर्थव्यवस्था में के दूसरे भाग परिवर्तित हो जाते हैं। यानी कि इससे क्या है, धीरे धीरे करते करते उद्योगों का भी विकास होता है। तो प्राथमिक भाग में जहाँ उद्योग कम होंगे वहाँ कैसे काम होंगे मैंने बता दिया। द्वितीयक भाग में मशीनीकरण होता है, मशीनों से काम होता है। तृतीयक भाग में कुछ अलग लोग आते हैं, जैसे टीचर, डॉक्टर, ये सब आते हैं, थोड़ा अलग लेवल के होते हैं। तथा दूसरे भाग परिवर्तित हो जाती हैं और औद्योगिकरण जितना अधिक होगा उतना ही अधिक सेवा उद्योग का विकास होगा। तो आज हमारा देश, चलिए आंसर में जाइए, आज हमारा देश विश्व इतना आगे क्यों बढ़ रहा है? औद्योगिकरण के कारण। आगे बस समझ में, देश में क्या है, उद्योगों का विकास हो रहा है, लोग बढ़ते जा रहे हैं आगे, है ना। इस तरीके से सारी चीजें हमें समझनी है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, यह है औद्योगिक अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट आ रहा है सरल समाजों में वस्तु विनिमय प्रणाली की स्पष्ट रूपरेखा बताइए। तो सरल समाज क्या है ये तो मैं बता चुका हूँ। सरल समाज, जटिल समाज, तो सरल समाज पूछ रहा है सिर्फ। सरल समाज के बारे में क्या बताना है आपको? तो जैसे मैंने बताया सरल समाज की अगर बात कर रहे हैं ना, तो सरल समाज में ऑलरेडी मैं अभी थोड़ा सा बताया था मैंने आपको कि सरल समाज में होता क्या है कि जहाँ पर उत्पादन हो रहा है वहीं पर उपभोग भी हो रहा हो। जहाँ पर किसी चीज का जैसे खेती बाड़ी कर रहे हैं वही लोग उस चीज को खा के खत्म कर रहे हैं, है ना। बहुत से लोग ऐसे भी करते हैं, तो वो सरल समाज। जटिल समाज में क्या है, जहां उत्पादन हो रहा है और उसका उपभोग कम लेकिन विनिमय ज्यादा हो रहा है, लेन देन ज्यादा हो रही है, व्यापार जैसे शहरों में होता है। तो वही चीज, तो सरल समाजों में वस्तु विनिमय प्रणाली का क्या स्वरूप लिखे, मतलब यहाँ का स्वरूप लिखे। तो आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से बनेगा, देखिए जरा। तो विनिमय व्यवस्था सरल समाजों में मुद्रा नहीं होती, अतः वस्तुओं के साथ विनिमय किया जाता है। यानी सरल समाज में क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली ज्यादा चलती है, वस्तु के बदले वस्तु, वस्तु के बदले वस्तु, पैसा लेन देन नहीं होता इतना। इस प्रकार को वस्तु विनिमय कहते हैं। इस संबंध में वस्तु स्थिति निम्न प्रकार, जैसे पहला, समाज द्वारा निर्णय। संबंधित समाज यह निर्णय करता है कि कौन सी वस्तुओं का विनिमय कौन सी वस्तुओं के साथ होगा। अब जैसे किसी को जो है भैंस खरीदनी है, तो उसके पास बकरी पड़ी हुई है, तो बकरी के बदले भैंस मिल जाएगी क्या? कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सिंपल सी बात है, उसको भी कुछ ना कुछ ऐसे बड़ी चीज देनी पड़ेगी जिससे कि भैंस की कीमत बराबर हो सके, बराबर लेवल पर आ सके। आगे बात समझ में, ये चीज याद रखें। तो एक पहले होता था ये सब, वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी, तो एक रूप का अभाव, यानी सिंपल सी एक और समस्या आती है, विनिमय का कोई एक रूप प्रचलित नहीं होता। समाजशास्त्रियों की भाषा में कहें तो व्यापक प्रयोजन मुद्रा नहीं होती। यानी सिंपल सी बात है कि अगर देखा जाए तो कई बार एक रूप का अभाव होता है। जो चीज आपको चाहिए वो चीज उसके पास ना हो, जो चीज उसके पास है वो चीज आपको चाहिए, ऐसा होगा भी नहीं, जल्दी भी नहीं होता। तो बड़ी समस्याएं आती है वस्तु विनिमय प्रणाली में। उसके बाद है निश्चित उद्देश्य मुद्रा। मतलब क्या है, इस समाज में निश्चित उद्देश्य मुद्रा होती है, जिसका अर्थ है कुछ निश्चित वस्तुओं का प्रयोग कुछ दूसरी वस्तुओं के समूह को प्राप्त करने के लिए ही किया जा सकता है। उदाहरण के लिए पशुओं को वधु मूल्य के रूप में वधु की प्राप्त करने के लिए दिया जाता है, परंतु भोजन या कपड़े के लिए नहीं। यानी देखिए, अब जैसे यहाँ पे पशु हो गया, तो पशु को जैसे पहले क्या होता था, दहेज के तौर पे पशु दे दिया करते थे। पहले लोग भैंस वगैरह ले आते थे अपने उसमें शादी ब्याह में, गाय वगैरह दे दी जाती थी। लेकिन अब क्या है, उतने ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं, ठीक है ना। अब मान के चलिए 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए देना है, आज के टाइम पे वर्तमान की बात करूँ तो भैंस गाय वगैरह भी इतने की ही आती हैं आजकल। तो इतना किसी को गिफ्ट दे दिया ताकि वो भी अपना दूध दही खा सके, है ना। तो ये चीज़ें चलती हैं। तो पहले चलता था वस्तु विनिमय प्रणाली। तो विनिमय के अलग अलग क्षेत्र, ये क्या है, अदला बदली के विभिन्न क्षेत्र होते हैं और हो सकते हैं एक क्षेत्र में प्रयुक्त वस्तु दूसरे क्षेत्र में प्रयुक्त ना की जाए, ऐसा भी हो सकता है। अदला बदली वाली वस्तु है, अब मान के चलिए मुझे किसी ने भैंस दे दिया और मैं रहता हूँ शहर में, मैं रहता हूँ फ्लैट में। अब भैंस कहाँ रखूँगा मैं, फ्लैट में रखूँगा भैंस अपने, जहाँ मैं सोऊंगा वहाँ अपने बगल में भैंस सुलाऊंगा मैं, तो क्या बात है ये। तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली में कई बार दिक्कतें भी हो जाती हैं। तो विनिमय की जटिल प्रणाली, यानी सरल समाज के पास विनिमय की जटिल प्रणालियां होती हैं क्योंकि व्यापक प्रयोजन मुद्रा का अस्तित्व नहीं होता।
यानी कई बार ऐसी चीज़ें दे दी जाती हैं जो सही नहीं होती हैं, वहाँ चीज़ फिट नहीं बैठती है, तो विनिमय की जटिल प्रणाली भी होती है, लेन देन में भी कई बार परेशानियाँ क्रिएट हो जाती है। सातवां है सामाजिक मूल्यों को वरीयता, यानी सरल समाजों के मध्य जो है सामाजिक मूल्य को आर्थिक मूल्यों से अधिक माना जाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि सामाजिक मूल्यों को वरीयता दी जाती है, सामाजिक मूल्यों को मुद्रा वाली चीज़ों से ज़्यादा अहमियत दी जाती है। आगे वो समझ में, यानी कि पहले पुराने टाइम पे जैसे पशु दे दिए, पशु काम में भी आ जाते थे, पैसा भी। आजकल क्या करते हैं लोग, दहेज ज़्यादा से ज़्यादा मुँह फाड़ के मांगते हैं। आगे बात समझ में, ये चीज़ याद रखना है। तो 8वां क्वेश्चन मैंने आप लोग को, चलिए आंसर में जाइए, 8वां क्वेश्चन बता दिया है। 9वां आ रहा है कि आर्थिक विकास से क्या तात्पर्य है, सरल समाज का आर्थिक विकास किस प्रकार किया जा सकता है। यानी देखिए आर्थिक विकास से क्या तात्पर्य है, यानी कि आर्थिक विकास क्या होता है, आर्थिक विकास क्या होता है, सरल समाज का आर्थिक विकास किस प्रकार किया जा सकता है। यानी देखिए सरल समाज की अगर बात करें ना, फिर से सरल समाज के बारे में बोला जा रहा है, तो देखिए जरा आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से होगा, देखिए जरा ध्यान से। तो अर्थव्यवस्था में प्रगतिशील परिवर्तन का आर्थिक विकास कहते हैं। अर्थव्यवस्था में क्या होता है, प्रगतिशील परिवर्तन को आर्थिक विकास कहा जाता है। जब प्रगति हो रही है ना, हमारी डेवलप हो रही है, तो आर्थिक विकास कहा जाएगा उसको। विकास का अर्थ किसी केवल सकारात्मक परिवर्तन ना होकर वे परिवर्तन हैं जो बाहर से लागू किए जाते हैं। दूसरे शब्दों में बाह्य एजेंसियां किसी समाज में विकास की योजना लाती हैं। यानी सिंपल सी बात है कि ऐसी बहुत सारी एजेंसियां आ रही हैं, हमारे समाज में लग रही हैं, हमारे देश में लग रही हैं, जिससे क्या हो रहा है, और पैसा आ रहा है और आर्थिक विकास हो रहा है। उत्तरदायी कारण क्या है, रिस्पॉन्सिबल रीजन क्या है। तो 20वीं शताब्दी के मध्य में विकास का विचार लोकप्रिय हुआ। सामाजिक मानवशास्त्री और समाजशास्त्री इस बात से चिंतित थे कि आदिवासी और कृषक समाज कमजोर पड़ रहे थे। उनकी बिगड़ती स्थिति का मुख्य कारण यह था कि वे बाहरी संसार के संपर्क में आए, जिसने उनका शोषण किया, जिसने उनका शोषण किया, उनके संसाधनों को छीन लिया और उन्हें दयनीय स्थिति में छोड़ दिया। देखिए आज क्या हो रहा है, किसान, मजदूर, छोटे मोटे लोग जो ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, जो वनों से जुड़े हुए हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा शोषण बढ़ता चला जा रहा है। किसके आने से, शहरों उद्योगों के लगने से। यह विचार किया गया है कि यदि इन लोगों की देखभाल नहीं की गई तो ये नष्ट हो जाएंगे। इसी विचारधारा ने विकास की प्रक्रिया को दिशा दी। यानी कि अब हम इस तरीके से विकास कर रहे हैं कि जो कबीलाई लोग हैं उनका भी नुकसान ना हो और वो भी उद्योगों में हिस्सा ले सके, काम विकास में हिस्सा दे सके। तो लक्ष्य क्या है, विकास के मूलभूत तथ्य क्या हैं। जैसे पहला है अभाव दूर करना, यानी कि प्रथम लक्ष्य है सदैव के लिए भूख और अल्पता के अंतरालों को समाप्त करना। यानी सबसे पहला काम होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। आप इस तरीके से काम करें, इस तरीके से विकास करें ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। दूसरा है आत्मनिर्भर बनाना, यानी कि विकास किया जा रहा है तो लोगों को क्या बनाओ, आप आत्मनिर्भर बनाओ। यानी कि दूसरा लक्ष्य है कि लोगों को आत्मनिर्भर बनाना ताकि वे अपनी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाहरी लोगों पर और आर्थिक निर्भर ना रहें, पैसे पर निर्भर, सब लोग सेल्फ डिपेंडेंट हो, ये चाह रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद इन दोनों लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि संबंधित समुदाय भी इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो, सब लोग सम्मिलित हों, जो पिछड़ रहे हैं वो भी आएँ ताकि उनका विकास हो सके। और विकास कार्यक्रम में शामिल लोगों को समाज के लोगों की आवश्यकताओं और प्रत्याशाओं को जानना चाहिए। सिंपल सी बात है, सभी लोग आएँ और एक दूसरे को जाने पहचाने और ताकि सब अपना विकास कर सके। सरल समाज की बात कर रहा हूँ, तो सरल समाज में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ भी हो जाती थी, उन पर ध्यान नहीं दिया जाता क्योंकि वो लोग उपभोग भी खुद ही करते थे, वो उत्पादन भी खुद ही करते थे, उपभोग भी खुद ही करते थे, इसलिए पीछे रह जाते थे। चलिए आंसर मारा जाइए। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक व्यवस्था से क्या तात्पर्य है। राजनीतिक व्यवस्था से क्या तात्पर्य है और राज्य विहीन समाज का वर्णन कीजिए। राज्य विहीन समाज का मतलब जिसमें राज्य ना आए, हस्तक्षेप, गैर जरूरी हस्तक्षेप ना करे। तो क्या बोला जा रहा है, जरा ध्यान सुनिएगा। राजनीतिक व्यवस्था से क्या तात्पर्य है, तो देखिए जरा क्या बोला गया है, राजनीतिक व्यवस्था क्या होती है। तो क्वेश्चन आप लोग देख ही रहे होंगे, दो तरीके से बने हुए हैं। आंसर देखिए आप लोग अपने स्क्रीन पर किस तरीके से बना हुआ है, देखिए जरा ध्यान सुनिए। तो अर्थ क्या है, राजनीतिक व्यवस्था समाज की वह व्यवस्था है जो निम्न कार्य करती है, जैसे उन भूमिकाओं को निश्चित करती है जिन्हें मानव कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारणा
करता है, यानी सिंपल सी बात है धारण करता है। तो ऐसी चीजें जो समाज के अंदर अच्छे से चल सके उसके लिए नियम कायदे कानून बनाती है राजनीतिक व्यवस्था। आगे बात समझ में, कानून व्यवस्था बनाए रखती है, समाज के कार्यान्वयनों का निरीक्षण करती है, यानी समाज के अंदर क्या हो रहा है उस पर निरीक्षण करती है। तो भाई राजनीतिक व्यवस्था होनी चाहिए, सरकार कैसी बननी चाहिए, जनता का क्या कर्तव्य है, ये सारी चीज़ राजनीति में आती है। पहला है प्रकार्य सरल समाज में, यानी कि राजनीतिक व्यवस्था का एक प्रकार्य है कानून व्यवस्था को बनाए रखना, और सरल समाजों में तो यही प्रमुख कार्य है, प्रकार्य है। यानी सरल समाजों में क्या है, अगर देखा जाए प्रमुख काम क्या है कि समाज के अंदर सभी लोग अच्छे से रह सकें, सभी लोग क्या कर सके, कानून व्यवस्था के नजरिए से रहें, कानून व्यवस्था के तहत रहे। दूसरा है जटिल समाज में क्या है, जटिल समाजों में इस प्रकार के अलावा सामाजिक आर्थिक विकास के लिए संसाधनों का वितरण भी इसका एक अन्य प्रकार है। यानी राजनीति के तौर पे समाज में हर व्यक्ति को हर चीज मिले ताकि वो अपना विकास कर सके, और राज्य क्या करे उसमें अच्छे से कार्य निभाए, ठीक है। और राज्यविहीन समाज बोल रहा है उसके बाद, राज्यविहीन समाज का मतलब विश्व में कुछ समाज इस प्रकार के भी हैं जहां राज्य की संस्था नहीं है। कतिपय उदाहरण निम्न प्रकार, जैसे आखेटक, भोजन संग्रहक, कुछ निश्चित प्रकार के पशुचारक और कृषक समाज, इनकी विशेषताएं इस प्रकार हैं, जैसे राजा आदि का अभाव। कई समाज ऐसे होते हैं जहाँ राजा वगैरह नहीं होते, जहाँ लोग अपना अपना चलाते हैं, कई समाज ऐसे भी हैं। तो जैसे राजा मुखिया आदि नहीं होते कई समाजों में। केंद्रीय सत्ता का अभाव, यानी समाजों में कई केंद्रीय सत्ता नहीं होती कोई। तो कई ऐसे समाज है जहाँ पर कोई सब लोग अपने अपने इच्छा अनुसार अपना कमाते हैं खाते हैं, लेकिन राज्य वहाँ नहीं होती। लोग जैसे मार्क्सवादी हमने विचारधारा पढ़ी थी, मार्क्सवादी विचारधारा में क्या था, राज्य विहीन कर दो, वर्ग विहीन कर दो। इसका मतलब क्या है, राज्य गैर जरूरी हस्तक्षेप ना करे, राज्य ना हो, ठीक है, मजदूरों का शासन हो। उसके बाद समाज का अभाव, ये बता दिया, श्रेणीकरण का अभाव, यानी समाज में अमीर गरीब या विशेषाधिकार प्राप्त और समाज्यानों का श्रेणीकरण नहीं होता, यानी समाज के अंदर कोई भी भेदभाव ना हो, ठीक है, ये चीज हो। और वर्ग का अभाव, यानी श्रम विभाजन के नाम पर समाजों में ना वर्ग होते हैं और ना गरीब और धनी लोग। ऐसा नहीं होता कि कुछ लोगों को विशेषाधिकार हो और कुछ को नहीं। तो जब सरकार रहेगी, जब राज्य रहेगी, तो जो है वो लोग अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मार्क्सवादी विचारधारा में तो यही बोला गया था, राज्य विहीन कर दो समाज को, ठीक है, राज्य को, कि राज्य ना आए बार बार बीच में, लोग अपनी इच्छानुसार कार्य करें, कमाएं खाएं और अपना जो भी है उसको करें। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब तक राज्य नहीं रहेगी, सरकार नहीं रहेगी, तब तक लोग काम भी नहीं करेंगे, लोग लड़ के आपस में मर जाएंगे, लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद बढ़ जाएगा। उसको नियंत्रण करने के लिए भी तो होना चाहिए ना। तो ये चीज़ होती है, जब हमारे घर में जैसे पेरेंट्स नहीं है, पिता नहीं है, अभी कहीं गए हुए हैं, तो घर में क्या होता है, सारी चीज़ मैनेजमेंट खराब हो जाता है। ये भी हमें बात याद रखनी होगी। आगे ना समझ में। तो देखिए 10वां क्वेश्चन हमने कर लिया है, चलिए आंसर में जाइए यहाँ से। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, धर्म की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत लिखिए। तो धर्म की उत्पत्ति का विभिन्न सिद्धांत क्या है कि धर्म कहाँ से आया, कैसे आया, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, है ना। आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिए। तो धर्म की उत्पत्ति के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे कि यही चीज़ है, लोगों ने स्वप्न में देखा, जो लिखा है मैं बता रहा हूँ, लोगों ने स्वप्न में देखा मृत्यु के बाद क्या होता है, मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ निकल कर जाती है। तो सबसे पहले आपको जीववाद दिख रहा होगा। जीववाद में क्या है, इसमें यही सारी चीजें बोल रखी है, मृत्यु के बाद शरीर से क्या चीज निकल जाती है जिसके बाद शरीर में जान नहीं रह जाती, शरीर खत्म हो जाता है। तो यही बोला जाता है। तो सपने में क्या देखते हैं, मृत्यु के समय शरीर में क्या चीज खो जाती है, तो यही बताएगा शरीर में से क्या चीज खो जाती है, अनीमा, अनीमा खो जाता है। अनीमा मतलब होता है आत्मा, दिख रहा होगा आंसर। तो आत्मा यानी अनीमा ही शरीर को छोड़ देता है। अतः सर्वप्रथम धर्म का था ये, और जीववाद, यानी जीववाद के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ आएंगी। उसके बाद कुछ सामान्य धारणाएं हैं, जैसे धर्म की उत्पत्ति के पहले तो जीववाद, दूसरा सामान्य धारणाएं क्या है, कतिपय अन्य विचारकों का मानना है कि आदिमानव इतना बुद्धिमान नहीं था कि आत्मा के विचार की खोज कर सके, अतएव आत्मा की खोज के बाद की गई होगी। धर्म की उत्पत्ति अवश्य ही सामान्य धारणाओं से होगी। यानी कि पुराने टाइम पे लोग अशिक्षित थे, और अशिक्षित होने के साथ ही उन्होंने क्या करा, नई नई चीजें अपने मन से बनाना शुरू कर दिया, प्रकृति की पूजा करनी शुरू कर दी, जैसे हड़प्पा सभ्यता में प्रकृति की पूजा। तो देखिए मैं ये नहीं बोलता कि ये सब कुछ गलत होता है, मैं ये बोलता हूँ ये सारी चीज़ बहुत अच्छी है। अच्छी क्यों है, क्योंकि धर्म के, देखिए जो धर्म के नाम पे गलत कर रहे हैं वो तो गलत है ही,
लेकिन धर्म ने आज लोगों का जीवन परिवर्तित कैसे कर दिया है, लोग अच्छी राह पर चलना शुरू कर दिए, लोगों के मन में अच्छी अच्छी धारणाएं, अच्छी अच्छी बातें आई, जो भगवान में एकीभूत हो जाता है, जो भगवान में लीन हो जाता है ना, वो क्या करता है, अच्छी चीजें करना शुरू करता है। तो क्या धर्म गलत है? नहीं, धर्म होना चाहिए, लेकिन जो धर्म के नाम पर जो गलत करते हैं लोग, वो चीज गलत है, मैं ये कहता हूँ। और जो लोग धर्म के नाम पे लूटते हैं लोगों को, जातिवाद, ये वो गलत धारणाएं फैलाते हैं, वो चीज़ गलत है। धर्म बिल्कुल अच्छा है, बहुत अच्छा है धर्म, आप धर्म अपनाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उसमें रहते हुए भेदभाव मत करें, ठीक है ना, ये चीज़। तो ये बताया गया है। तो टोटमवाद क्या है? तो कुछ विचारक टोटमवाद को पहला धर्म मानते हैं, क्योंकि उनमें उनके अनुसार सबसे पहले पशुओं और पौधों की पूजा शुरू हुई। तो टोटमवाद में क्या होता है? टोटमवाद में पशुओं और पक्षियों की पूजा की जाती है, ये तो रियलिटी है। देखिए, भगवान शिव की हम पूजा करते हैं तो सिंपल सी बात है, वो प्रकृति की पूजा होती है, गले में नाग, जटाओं में गंगा, आगे आसपास पशु पक्षी, है ना, तो ये प्रकृति की तो पूजा है, तो भगवान शिव की हम पूजा करते हैं। तो पौधे पशु, तो सिंपल सी बात इसमें यही बता रखा है, पौधे और पशु की भी हम पूजा करते हैं। तीसरी बात है प्रकृतिवाद, यानी जब हमने प्रकृति की पूजा शुरू कर दी तो धीरे धीरे जैसे सूर्य, चंद्र, सितारे, इंद्रधनुष, इन सब की भी पूजा करते हैं लोग। तो यही सारी चीज प्रकृतिवाद क्या लेकर आई है? एक धर्म लेकर आई है। आगे बात समझ, बना बना के लिखना है, इसी से बोल सकते हैं हम धर्म की उत्पत्ति हुई है। चलिए आंसर में जाइए, कोई दिक्कत? ये चीज़ हमें याद रखना, बहुत ईजी है, बस आपको समझना है, बोर नहीं होना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। उसके बाद धर्म के दो प्रकार्य तथा दुष्कार्य बताइए। धर्म की कुछ दो अच्छी बातें, दो बुरी बातें बतानी है यहाँ पे। देखिए जरा क्या बोल रखा है। प्रकार्यवाद क्या है? प्रकार्य मतलब क्या है? अच्छा, फंक्शनलाइजेशन क्या है? तो आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से है। 20वीं सदी के आरंभ में धर्म की उत्पत्ति के स्थान पर धर्म के प्रकारों को महत्व मिलने लगा। धर्म प्रकार्यात्मक है, इसके कारण निम्न प्रकार है, जैसे नैतिक समुदाय, एकीकरण, एकत्व, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक रूपरेखा। ये सब सारी चीजें आप लोग सुनेंगे ना, तो नैतिक समुदाय मतलब क्या है? आपकी सोच अच्छी हुई है धर्म के कारण, आप एकजुट हुए हैं। जैसे धर्म समाज में एकीकरण करता है, आप एकजुट हुए, एकत्व हुए हैं। सामाजिक नियंत्रण, धर्म सामाजिक नियंत्रण का एक जो है महत्वपूर्ण साधन है, समाज एकजुट हुआ है। तो धर्म क्या बुरा है? क्या धर्म अच्छा है? ये चीज का फायदा बता दिया। धर्म के अप्रकार्य बताएं, तो अप्रकार्य मतलब कुछ जो है कुछ गलत चीजें हैं। तो कुछ विचारकों के अनुसार धर्म का एकता स्थापित करने वाला सिद्धांत एक धर्म समाज में ही संभव है, और एक धर्म समाज में ही सामाजिक एकता संभव है। दो या अधिक धर्मों वाले समाजों में धर्म विभिन्न धर्मावलंबियों में मध्य टकराव तथा हिंसा की स्थिति भी खड़ा कर देता है। अब ये जो ना मतलब है कि जब जहाँ 2-3 धर्म हैं जिस समाज में, उसमें लड़ाइयाँ हो रही है, तो धर्म को आप उल्टा बोल रहे हैं। नहीं, वहाँ लोगों की सोच गलत है। जिस व्यक्ति को जो इच्छा होती है वो आप अपनी इच्छा अनुसार धर्म अपनाएं। हमारा भारत देश धर्मनिरपेक्ष है, आपकी इच्छा जो है आप उस हिसाब से अपना धर्म चुने, ठीक है, कोई भी आपको जबरदस्ती नहीं है। लेकिन धर्म के अंदर होने वाली जो गलत धारणाएं हैं, जो गलत भावनाएं हैं आप लोगों की, जातिवाद को लेकर, इन सब को लेकर, वो खत्म करें, आप धर्म को चलने दें, ठीक है। धर्म के चलते ही आज जो सब कुछ अच्छे से काम कर पा रहा है, लेकिन हाँ कुछ लोग जो असामाजिक तत्व हैं इस नाम पे लड़ना शुरू कर देते हैं, बुरा भला कहते हैं। आप अपने धर्म को एंजॉय करें, अपने धर्म के साथ रहें, अपने धर्म को माने, पालन करें उसका, लेकिन दूसरे के धर्म की निंदा ना करें, ये चीज़ याद रखिएगा। अंत में इस मामले में धर्म अपर्यात्मक भी हो सकता है, यानी कि धर्म को लोग उल्टा भी बोल सकते हैं। चलिए आंसर समझ जाइए। इस तरीके से धर्म कहीं ना कहीं कुछ अच्छा भी लेकर आता है, कुछ हमारे लिए बुरा भी लेकर आता है। उसके बाद आता है शक्ति तथा प्राधिकार के मध्य अंतर बताइए। शक्ति तथा प्राधिकार लास्ट क्वेश्चन है, जरा ध्यान सुनिएगा। शक्ति तथा प्राधिकार क्या होता है? देखिए आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिए। मैं बोलता हूँ ना, शक्ति क्या है और प्राधिकार क्या है, दोनों में एक अंतर है, वैधता को लेकर। जो आप लीगल तरीके से करते हैं वो सही है, और जो इलीगल करते हैं वो गलत है। जैसे शक्ति तथा प्राधिकार के मध्य अंतर है वैधता। वैधता मतलब लीगल या इलीगल, तो अंतर है, दोनों में अंतर है। वैधता का अर्थ होता है आधिकारिता। महत्वपूर्ण यह होता है कि क्या शक्ति युक्त व्यक्ति को शक्ति प्रयोग करने का अधिकार दिया गया है। बल का प्रयोग चोर भी कर सकता है और करता भी है, और पुलिस अधिकारी भी करते हैं। तो पुलिस अधिकारी द्वारा किया गया बल प्रयोग वैध है, पर चोर द्वारा किया गया बल प्रयोग क्या है? अवैध है। तो इस तरीके से जो सही मतलब शक्ति की बात करें तो सिंपल सी बात, जो वैध तरीके से की जा रही है तो वो सही है, और जो अवैध है वो गलत है। और उसके बाद बोला जा रहा है राज्य एक ऐसी संस्था है जिसे एक क्षेत्र विशेष पर वैध हिंसा का प्रयोग करने की शक्ति होती है। राज्य क्या कर सकती है, सरकार क्या कर सकती है, सही तरीके से हमारे ऊपर जो है हमको समझा सकती है। जब शक्ति का प्रयोग वैध हो जाता है तो उसे प्राधिकार कहते हैं। देखिए याद रखिएगा, जब शक्ति वैध रूप से यूज की जा रही है,
सही वे में यूज की जा रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वैध बोलते हैं, उसको प्राधिकार बोलते हैं। लेकिन हाँ, शक्ति की अवधारणा हमें या नहीं बताती कि क्या वैध है या क्या नहीं, क्योंकि यहाँ बल प्रयोग तथा इसके आज्ञा पालन पर बल दिया जाता है। प्राधिकार की अवधारणा में वैधता पर जोर दिया जाता है, अतः वैध शक्ति को प्राधिकार कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, जहाँ वैध शक्ति होगी उसको हम प्राधिकार बोलेंगे। जहाँ जिस शक्ति के साथ वैधता होगी, जिस शक्ति के साथ जो है हम बोल सकते हैं वैधता होगी, जो सही चीज़ें हो, लोगों के साथ गलत प्रयोग ना हो शक्ति, उसको हम प्राधिकार भी बोल देंगे। जहाँ शक्ति के साथ वैध जुड़ जाएगा, इलीगल ना हो, लीगल हो, उसको वैध प्राधिकार बोलेंगे। कोई दिक्कत, ये चीज़ आप लोग को याद रखना है। आई होप सबको चैप्टर समझ में आ गया होगा। थोड़ा बड़ा वीडियो हो गया है और 1000 बार बोल चुका हूँ कि पढ़ाई वाली वीडियोस लंबी चली जाती हैं। अब आप लोग खुद देखिए ना, मैं आप लोग के सामने ही पढ़ा रहा हूँ ना, कोई ऐसा तो नहीं कि हाँ काट के वीडियो अलग अलग दिन बनाया, नहीं, एक ही साथ बोलना पड़ता है। अगर मैं मेहनत कर सकता हूँ तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? एक चीज़ सोच के देखिए, आप लोग अपना भविष्य बनाना चाहते हैं ना, तो ये चीज़ थोड़ी शर्म करें आप लोग अपने ऊपर कि जो बच्चे ये बात बोलते हैं कि सर बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस होती है, हमें तो पढ़ने का मन नहीं करता। क्यों भाई, एक बात बताओ, कॉमेडी नहीं कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, 1000 बार बोल चुका हूँ। सिंपल सी बात है, पढ़ाई वाली वीडियोस जो एजुकेशनल वीडियोस होती है लंबी चली जाती है, 1-1 घंटे की भी हो सकती है, 2-2 घंटे की। मैंने कई मैराथन क्लासेस दी हैं 2.5-2.5 घंटे की, 2-2 घंटे की। अब एक बात बताइए, जो पढ़ने वाला बच्चा होता है वो पढ़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। आगे बात समझ में? तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। 16 चैप्टर पढ़ेंगे, अगला चैप्टर सोशियोलॉजी का, उसके बाद। और अगर आप लोग को सच में वीडियो बहुत अच्छी लगी है, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें आप लोग, ठीक है। बाकी आप लोग अपना प्यार दें शामिल क्लास को, भर भर के, अभी बहुत आगे तक जाना है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।